तपती धूप में भीमा अपने सूखे खेत की दरारों को देख रहा था। हे भगवान, इस बार भी खेत ने धोखा दे दिया। एक बूंद पानी नहीं गिरा आसमान से। भीमा, घर में चिंटू कल रात से भूखा है। मैं उसे और कितने दिन झूठी तसल्ली दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राधा। कल सेठ धनीराम अपने पैसे मांगने आने वाला है। वो हमें इस गांव से निकाल देगा भीमा। तभी दूर से सेठ धनीराम और उसका मुनीम मुंगेरी आते हुए दिखाई देते हैं। वाह भीमा वाह, क्या शानदार फसल उगाई है। बस इसे काटने के लिए कैंची कहाँ से लाओगे? मुंगेरी तू भी ना। अरे भीमा, फसल छोड़, मेरे 10,000 रुपए कहाँ हैं? मालिक, 1 महीने का समय और दे दीजिए। मैं दिन रात एक कर दूंगा। दिन रात एक करेगा? क्या रात में जादू से अनाज उगाएगा? मालिक, ये शायद हवा बेचकर पैसे लाएगा। कल शाम तक मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरी ये झोपड़ी और ये बंजर जमीन मेरी हो जाएगी। धनीराम और मुंगेरी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अब हमारा क्या होगा? मैं आज रात उस पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाऊंगा। सुना है वहां कुछ जंगली जड़ी बूटियां मिलती हैं जिन्हें शहर में बेचा जा सकता है। पर वो जंगल तो बहुत खतरनाक है भीमा। भूख से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता राधा। रात के अंधेरे में भीमा लालटेन लेकर घने जंगल में जड़ी बूटियां खोज रहा था। यहाँ तो सिर्फ सूखी घास है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। पानी, कोई मुझे थोड़ा पानी पिला दो। भीमा जल्दी से उस बूढ़े अजनबी के पास जाता है और अपनी बोतल से उसे पानी पिलाता है। बाबा, आप इस भयंकर जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर को बेटा, लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है बाबा। मैं खुद बहुत गरीब हूँ। भीमा अपने झोले से सूखी रोटी का आखिरी टुकड़ा निकालता है। मेरे पास बस ये सूखी रोटी है, आप इसे खा लीजिए। तुम बहुत नेक इंसान हो बेटा, तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अजनबी अपने फटे हुए कुर्ते की जेब से एक छोटी सी कपड़े की थैली निकालता है। इसमें कुछ काले बीज हैं, इन्हें अपनी सबसे बंजर जमीन में बो देना। बंजर जमीन में? वहां तो घास भी नहीं उगती बाबा। बस भरोसा रखना और इसमें सिर्फ रात के समय पानी डालना। अगली सुबह भीमा ने अपनी सबसे खराब जमीन पर वे बीज बो दिए। भीमा, तुम इस पत्थर जैसी जमीन में क्या कर रहे हो? एक बाबा ने कुछ बीज दिए थे, सोच रहा हूँ किस्मत आजमा ही लूं। तभी गांव का सरपंच और मुंगेरी वहां से गुजरते हैं। सरपंच जी देखिए, भीमा पागल हो गया है, पत्थरों में बीज बो रहा है। अरे भीमा, क्या यह सोने के पेड़ उगाने का इरादा है? सरपंच जी, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वह उम्मीद बोता है। मालिक को बताऊंगा तो हंस हंस कर उनका पेट फूल जाएगा। 1 हफ्ता बीत गया और भीमा रोज रात को उन बीजों को पानी देता रहा। भीमा, अब मुझे भी लग रहा है कि गांव वाले सही कह रहे हैं। राधा, इधर आओ जल्दी, देखो। राधा दौड़ कर आती है और जमीन की तरफ देखती है। ये क्या है? ये पौधे तो बिल्कुल काले रंग के हैं। हाँ, और इनकी खुशबू कितनी अजीब और मीठी है। धीरे धीरे वे काले पौधे बड़े होने लगे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे। मालिक, भीमा के खेत में काले रंग का कुछ घास उगा है। चुड़ैल का साया लगता है। अरे कोई जंगली घास होगी। कल जमीन हड़पने का समय आ रहा है, उसकी तैयारी कर। कुछ दिन बाद भीमा शहर के सबसे बड़े जड़ी बूटी बाजार में वो काला पौधा लेकर गया। सेठ जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? शहर का सेठ उस पौधे को देखकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ता है। अरे बाप रे, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मेरे खेत में उगा है। क्या यह किसी काम का है? काम का? इसे काली हल्दी और स्वर्ण मूल का दुर्लभ रूप कहते हैं। यह विदेशों में लाखों की बिकती है। लाखों की? मैं तुम्हें इस एक पौधे के 50,000 रुपए दूंगा। क्या तुम्हारे पास और हैं? मेरे पास पूरा खेत भरा पड़ा है सेठ जी।
शाम को भीमा एक बड़ा सा बैग लेकर गांव वापस लौटता है। भीमा, तुम आ गए। सेठ धनीराम के आदमी हमारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। आ गया नवाब। चल अब ये जमीन मेरे नाम कर। मुंगेरी, जरा मेरा बैग तो पकड़ना। मुंगेरी बैग पकड़ता है और उसका वजन देखकर चौंक जाता है। इसमें क्या पत्थर भर लाए हो भीमा? भीमा बैग खोल देता है और उसमें से रुपयों की गड्डियां जमीन पर गिर जाती हैं। ये सब क्या है? ये तुम्हारे 10,000 रुपए हैं और बाकी के पैसों से मैं अपनी गिरवी रखी पुश्तैनी जमीन भी छुड़ा रहा हूँ। इतना पैसा? भीमा, तूने कोई बैंक लूटा है क्या? नहीं सरपंच जी, मैंने बस पत्थरों में उम्मीद बोई थी। कुछ ही महीनों में भीमा का जीवन पूरी तरह बदल गया। भीमा, आज हमारा पक्का घर बनकर तैयार हो गया। चिंटू के लिए नए कपड़े भी आ गए। हाँ राधा, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। गांव के लोग अब भीमा के पास सलाह लेने आने लगे थे। धनीराम की हालत खराब हो रही थी। मालिक, अब तो आपके खेत में काम करने वाले मजदूर भी भीमा के पास काम मांगने जा रहे हैं। एक रात धनीराम और मुंगेरी छुपकर भीमा के खेत में घुस गए। मालिक, ये रहे वो काले पौधे, जल्दी से इन्हें उखाड़ लेते हैं। अरे पागल, पौधे मत उखाड़, इसके बीज निकाल, हम भी अपने खेत में उगाएंगे। अचानक पूरे खेत में तेज रोशनी हो जाती है। क्या बात है सेठ जी, आधी रात को मेरे खेत की रखवाली कर रहे हैं। मैं तो बस टहल रहा था। टहलते टहलते दूसरों के खेतों में बीज चुराने लगे। मुंगेरी, तुम्हारे मालिक को क्या हो गया है? मुझे माफ कर दो भीमा भाई, ये सब मालिक ने करवाया है। धनीराम जी, ये बीज चुराने से कुछ नहीं होगा। ये फसल उसी की जमीन पर उगती है जिसकी नीयत साफ हो। बकवास बंद कर, मैं तेरे सारे पौधों को आग लगा दूंगा। धनीराम जैसे ही माचिस निकालता है, सरपंच और गांव वाले वहां आ जाते हैं। धनीराम, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो ये नहीं पता था। सरपंच जी, ये मेरी जमीन हड़पना चाहता है। चुप रहो, हमने तुम्हें चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा है। कल पंचायत में तुम्हारा फैसला होगा। अगले दिन पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा होता है। धनीराम, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें गांव से निकाला जा सकता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सरपंच जी, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे परिवार के साथ हुआ वह किसी और के साथ हो। तो तुम क्या चाहते हो भीमा? धनीराम जी को गांव से मत निकालिए, बस इन्हें सजा के तौर पर 1 महीने तक मेरे खेत में मजदूरी करनी होगी। मालिक मजदूरी करेंगे? वाह भीमा भाई, वाह। मैं धनीराम मजदूरी करूंगा? क्यों सेठ जी, दिन रात एक करके जादू से अनाज उगाना है ना? धनीराम को मजबूरी में भीमा की शर्त माननी पड़ती है। भीमा, तुमने तो सच में चमत्कार कर दिया। धनीराम आज खेत में पसीना बहा रहा है। राधा, असली चमत्कार वह बीज नहीं थे। असली चमत्कार वह मेहनत और ईमानदारी थी जो हमने उस बंजर जमीन में लगाई थी। चिंटू दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, मैंने भी आज जमीन में एक बीज बोया है। कौन सा बीज बेटा? मैंने सेठ धनीराम की छड़ी जमीन में गाड़ दी है, शायद उसमें से और छड़ियाँ उगाएं। भीमा और राधा जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चिंटू, तू तो मुझसे भी बड़ा व्यापारी बनेगा। गांव में अब खुशहाली थी। भीमा ने अपनी कमाई से गांव के लिए एक नहर बनवाई। भीमा, आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव के किसी भी खेत को सूखना नहीं पड़ेगा। सरपंच जी, एक समय था जब मैं आसमान की तरफ देखकर पानी मांगता था। आज मैं चाहता हूँ कि किसी और किसान को आसमान की तरफ ना देखना पड़े। मुंगेरी अब भीमा का वफादार मुनीम बन चुका था। भीमा सेठ, शहर से एक नया व्यापारी आया है। वो पूरी फसल दोगुने दाम में खरीदना चाहता है। उसे कह दो मुंगेरी, भीमा अब सिर्फ फसल नहीं बेचता, वो किसानों की किस्मत भी बदलता है। पहले उसे गांव वालों की फसल खरीदनी होगी। क्या बात है मालिक, अभी जाकर उसे बोलता हूँ। शाम ढल रही थी। भीमा अपने लहलहाते काले और हरे खेतों के बीच खड़ा था। अचानक उसे भीड़ में वही बूढ़ा अजनबी दिखाई देता है। बाबा, आप यहाँ? भीमा दौड़कर उनके पास जाता है। मैंने कहा था ना बेटा,
तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा, आपकी वजह से मेरी और मेरे पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। चलिए, मेरे घर चलिए। नहीं बेटा, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। अब ये बीज किसी और जरूरतमंद को देने का समय आ गया है। मैं आपको कैसे शुक्रिया कहूँ बाबा? बस कभी किसी भूखे को खाली हाथ मत जाने देना। अजनबी मुड़कर जाने लगता है और धीरे धीरे भीड़ में गायब हो जाता है। भीमा, तुम किससे बात कर रहे थे? शायद उस भगवान से जिसने उस रात जंगल में मेरा इम्तिहान लिया था। पिताजी चलो, घर में खाना बन गया है। चलो बेटा, आज धनीराम को भी हमारे साथ खाना खिलाएंगे। बेचारे ने खेत में बहुत मेहनत की है। मुंगेरी पीछे से भागता हुआ आता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया। अब क्या हुआ मुंगेरी? धनी गाड़ दी है और उसमें पानी डाल रहा है। लगता है उसे अब भी शॉर्टकट से अमीर बनना है। उसे कहो कि छड़ियों के पेड़ नहीं उगते। उसे पानी डालने दो राधा। कम से कम इसी बहाने वह जमीन की कीमत तो समझ रहा है। भीमा अपने परिवार के साथ हंसते हुए अपने नए बड़े घर की तरफ चल पड़ता है। तभी आसमान से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। देखो राधा, आज आसमान भी हमारी खुशी में शामिल हो गया। हाँ भीमा, आज मुझे विश्वास हो गया कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो सूखी जमीन से भी सोना उग सकता है।